daily current affair. Today is 6th of April 2023. The question is, who has been appointed as Executive Director of Reserve Bank of India? That is B. नीरज निगम. तो नीरज निगम को क्या बनाया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है. किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. दैट इज RBI. ऑन April 3rd द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड नीरज निगम. आपने याद रखना है NN. नीरज निगम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED ऑफ RBI. ठीक है. इससे पहले क्या थे? इससे पहले जो निगम जी थे ये रीजनल डायरेक्टर थे भोपाल ऑफिस ऑफ द बैंक के. ठीक है. एंड विल नाउ अज्यूम हिज रोल एज ED. द RBI मेज दिस अनाउंसमेंट थ्रू द प्रेस रिलीज. तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपने बस इतना याद रखना है कि जो RBI के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं न्यू, वो बने हैं नीरज निगम. ठीक है. विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस नीरज निगम हैज़ वर्कड इन द वेरियस रेगुलेशन एंड सुपरविजन. ठीक है. बहुत सारे इन्होंने रेगुलेशन और सुपरविजन में काम किया है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है. प्रीमिसेस करेंसी मैनेजमेंट में काम किया है. बैंक अकाउंट्स एट बोथ द सेंट्रल ऑफिस एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ RBI में भी इन्होंने काम किया है. तो इसी के चलते इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. अभी आपको RBI के बारे में पूरा पता है कि RBI गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास. RBI कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को. और ये पहले कोलकाता में बना था. 1937 में इसको कहाँ पे लेके आए? मुंबई में. और इसका हेडक्वार्टर आजकल कहाँ पे है? दैट इज़ इन मुंबई. Which state is to set up Education Service Selection Commission for appointment of teachers? That is C. उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है एक कमीशन बनाया है. ठीक है. जिसका नाम है एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन. ठीक है. जो ये है. ठीक है. ये इस तरह का इन्होंने कमीशन बनाया है. इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, बेसिक स्कूल्स है, सेकेंडरी स्कूल है, हायर स्कूल है और टेक्निकल जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक वगैरह टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो उसमें टीचरों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन बनाया है. ठीक है. पहले क्या होता था? जो वहाँ का सिलेक्शन बोर्ड है वही सेलेक्ट करता था टीचर बाय क्या बोलते हैं उसको, बाय टेस्ट के थ्रू. ठीक है. अब क्या होगा? जो अगर टेस्ट भी लेना हो, अब वो कौन लेगा? एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमेटी जो है वो लेगी. ठीक है. वो लेगी. ठीक है. उसके बाद इंटरव्यूज़ भी यही लेंगे और ये जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को अपॉइंट करेंगे. ठीक है. अलग से एक बॉडी बनाई है टीचरों को अपॉइंट करने के लिए. इसका नाम है एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो कि बनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा. ठीक है. तो उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द कॉर्पोरेट एंड इंटीग्रेटेड बॉडी एज द ऑफ द टीचर सिलेक्शन कमीशन. मतलब कि जितने भी टीचर्स ये सेलेक्ट करेंगे कॉलेजेस के लिए या स्कूल के लिए, वो सारे के सारे इसी के थ्रू एक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे. और जो प्रोसेस है उसको कौन रेगुलेट करेगा? वो करेगा एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन. ठीक है. तो मैंने ये आपको बता दिया कि बेसिक स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, टेक्निकल कॉलेज, सारे के सारे जो टीचर्स हैं यही करेंगे सेलेक्ट. ठीक है. टाइम बाउंड सिलेक्शन प्रोसेस, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे डायरेक्ट इंटरव्यूज़ लेनी है, कुछ भी करना हो, प्रेजेंटेशंस लेनी है, तो ये सारा का सारा यही लेंगे. ठीक है. तो द न्यू कमीशन विल ऑल्सो कंडक्ट द UP टेट. ठीक है. जो UP टेट है, UP का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी यही लेंगे. मतलब कि जितने भी टीचर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा काम यही करेंगे. ठीक है. और इसमें कौन कौन होंगे? इसमें वाइस चांसलर, जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो होंगे, और या फिर ए पर्सन विद द लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द इंडियन IAS. मतलब कि जो IAS हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या तो वो होंगे इस सिलेक्शन कमेटी में, या फिर वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी हो सकते हैं, और सीनियर जज भी हो सकता है, एंड एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनलिस्ट भी इसके मेंबर होंगे. ठीक है. और बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग, जो कमीशन बना है उसके भी लोग इसमें होंगे. शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का जो कमीशन बना है उसके भी इसमें लोग होंगे. वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है, के जो कमीशन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे एज ए मेंबर. So COP India फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज़ USA. तो इंडिया और USA के बीच में COP India
फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो हो रही है। ठीक है, इंडिया का जो सुखोई 30 है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो एक तरह का क्या करेगा, वॉर एक्सरसाइज करेगा। किसके साथ? अमेरिका का जो F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट है उनके साथ। तो ये दोनों आपने याद रखना है, सुखोई 30 इंडिया की तरफ से और अमेरिकन जो F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? अमेरिका की तरफ से फाइट करेंगे। ठीक है, एक तरह की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, जो ये सुखोई 30 है ये मेड इन रशिया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोप इंडिया इज़ ए सीरीज़ ऑफ वॉर गेम्स, तो इसी तरह की हमारी वॉर गेम जो है यूएसए के साथ चलती रहती है। ये 2004 से हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, 2019 तक तो ये कंटिन्यूसली हुआ था, बट 2019 के बाद 2020 में होना था, बट वहाँ पे क्या आ गया था, कोरोना आ गया था। कोरोना के चलते ये 4 साल तक पोस्टपोन हो गया। अब 2023 में फिर से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है, जो हमारे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, वो हम यूएसए के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के साथ क्या कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, फाइटिंग ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है किसी भी तरह के जो अटैक्स हैं उनको अवॉइड करने की, किस तरह से हमारी तैयारी है। हु वॉन मैन वीमेन फोर्थ फिर से करते हैं, वो वन मैन वीमेन 4th एशियन खो खो टाइटल। ठीक है, 4th एशियन जो खो खो का टाइटल है वो किसने जीता है? मैन में भी और वीमेन में भी, दोनों में जो है इंडिया ने नेपाल को फाइनल में हराया है, दोनों में, मैन में भी और वीमेन में भी। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा था ये तामुलपुर, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, दैट इज़ BTR ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आसाम। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल आसाम में तामुलपुर में ये जो खो खो का टाइटल है, एशियन खो खो का जो चैम्पियनशिप है वो वहाँ पे हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है, इंडिया के मैन में क्या हुआ, जो पुरुष की जो टीम थी, इंडिया मैन बीट नेपाल बाय अ मार्जिन ऑफ 6 पॉइंट एंड अ इनिंग। ठीक है, और वीमेन में भी नेपाल को ही इंडिया ने हराया है। ठीक है, बाय एन इनिंग एंड 33 पॉइंट्स। तो आपने याद रखना है, दोनों मैन और वीमेन ने फाइनल में खो खो के एशियन खो खो चैम्पियनशिप के फाइनल में दोनों ने नेपाल को हराया है। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 16 टीम्स थी। ठीक है, 8 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट की थी। टोटल इसमें 8 मैन की टीम थी और 8 वीमेन की टीम थी। ठीक है, तो कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किया था, लाइक बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, और होस्ट कंट्री कौन थी? इंडिया थी। तो मैन और वीमेन टोटल इसमें थे, टोटल टीम 16 थी। इसमें 8 जो मैन की थी टीमें थी और 8 जो है वो वीमेन की टीमें थी। Who launches new OFAC 30 spy satellite into the orbit? That is A, Israel। तो इसराइल ने OFAC 13 एक स्पाई सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि जासूसी करने वाला सैटेलाइट है, उसको क्या कर दिया है, ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। मतलब कि अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए एक ऑर्बिट होता है, वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो OFAC 13 एक सैटेलाइट की एक सीरीज़ है। ठीक है, जो OFAC है ना, एक सैटेलाइट की सीरीज़ है, किसकी? इज़राइल की। जहाँ पे भी आपको OFAC नाम याद आए, लिखा हुआ आ जाए, तो आपने डायरेक्ट समझना है कि इज़राइल की सैटेलाइट है। ठीक है, तो OFAC 13 एक सैटेलाइट है, इज़ द लेटेस्ट एडिशन है OFAC 13, इज़राइल का OFAC सीरीज़ ऑफ स्पाई सैटेलाइट का। ठीक है, ये स्पाई सैटेलाइट क्या होता है, ये अपने बाउंड्री, जो हमारे पास जो हमारे बॉर्डर्स एरिया होते हैं, ठीक है, इजराइल के जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे निगरानी का रखने के लिए और दूसरे देशों की निगरानी रखने के लिए जो है इसको ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये 1988 से इन्होंने स्टार्ट किया है OFAC सीरीज़। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग है और एबिलिटी टू ट्रांसमिट रियल टाइम इंटेलिजेंस टू द ग्राउंड स्टेशन। मतलब कि रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब होता है लाइव पिक्चर्स। कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा है, उसकी लाइव पिक्चर्स ये ग्राउंड में भेज देगा। ठीक है, ग्राउंड जो स्टेशन होगा वहाँ पे भेज देगा। तो OFAC 13 सैटेलाइट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा स्पाइंग के अलावा जासूसी करने के अलावा कहाँ पे यूज़ होगा? सिविलियन पर्पज़ में, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज की हमारी इसराइल की कंट्री में कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है,
और कहाँ कहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, डिज़ास्टर रिलीफ के एफर्ट, कभी डिज़ास्टर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तूफ़ान आ जाता है या फिर भूकंप आ जाता है, उसकी वजह से डिज़ास्टर हो जाता है, तो डिज़ास्टर के रिलीफ के लिए जो सामान है वो हमने कहाँ कहाँ पे पहुँचाना है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो ये सैटेलाइट बताएगा इज़राइल को, ठीक है। तो इज़राइल का ये सैटेलाइट है उफेक 13 लॉन्च्ड फ्रॉम द पाल्माचिन एयरबेस इन द सेंट्रल इज़राइल एंड ये एडवांस्ड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के साथ है, ठीक है। और इज़राइल की मिलिट्री को ये इज़राइल की मिलिट्री और जो मोसाद है, इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इज़राइल, उसको ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है अपने बॉर्डर्स की एज़ वेल एज़ जो इनके आसपास की जो कंट्रीज़ है उनकी भी। Who test fires advanced fully 3D printed cryogenic engine, ठीक है। 3D printed जो cryogenic engine है वो किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, दैट इज़ सी स्काईरूट एरोस्पेस। तो ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है ना, ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। और अभी अभी आपको एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि नवंबर 2022 में इन्होंने, ठीक है, जो ये स्काईरूट एरोस्पेस है, इन्होंने तो आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी, नवंबर 2022 में इन्होंने विक्रम एस लॉन्च किया था। विक्रम एस क्या था, ये किसी भी प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनी का पहला रॉकेट था जो कि इन्होंने स्पेस में भेजा था। तो ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी जिन्होंने अपना रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था, वो है स्काईरूट एरोस्पेस। और अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो है वो टेस्ट फायर किया है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। इनका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस टेस्ट फायर्ड इट्स 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 200 सेकेंड ऑन अप्रैल 4, ठीक है। तो धवन 1 इन्होंने जो ये इंजन है क्रायोजेनिक इंजन, ये 2021 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था। और अब इन्होंने धवन 2 जो है वो क्रायोजेनिक इंजन वो लॉन्च किया है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन ऑन 2023। उनका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट एरोस्पेस के बारे में जानते हैं, ये एक स्पेस टेक कंपनी है, ठीक है। स्पेस टेक स्टार्टअप है इंडिया के खुद का, ठीक है। और ये बनाता है लो कॉस्ट लॉन्च सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्होंने 3 लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं, विक्रम 1, 2 एंड 3 एंड कैरी द पेलोड रेंजिंग फ्रॉम 200 kg टू 700 kg टू द लो अर्थ ऑर्बिट। और इनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। डेवलप MF हाइड्रा वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा, वो जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है नॉर्वे ने। तो नॉर्वे की कंपनी है नॉर्ड, ठीक है, नॉल्ड। इन्होंने क्या बनाया है, वर्ल्ड का पहला फेरी टू रन ऑन MF हाइड्रा लिक्विड हाइड्रोजन। मतलब कि एक तरह का हम इसको याच बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के ऊपर चलेगा, ठीक है, पानी के ऊपर चलता है ये, ठीक है। इसका नाम है MF हाइड्रा, जो कि चलेगा किसके ऊपर, किसकी वजह से, मतलब कि फ्यूल क्या होगा इसमें, लिक्विड हाइड्रोजन। अब लिक्विड हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन का फ़ायदा ये है कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है, किसी भी तरह का ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेज होती हैं उनको ये एमिट नहीं करता है, तो उसको हम क्लीन एनर्जी के रूप में देखते हैं। तो द वेसल, एक वेसल होती है ये, ठीक है, इसका नाम है MF हाइड्रा, जो कि पूरी की पूरी तरह से या तो बैटरी पे चलेगी या तो लिक्विड हाइड्रोजन के ऊपर चलेगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका एमिशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इनके जलने से क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन नहीं होता है, ठीक है। जो नॉर्वे की मैरीटाइम अथॉरिटी है ग्रांटेड अप्रूवल टू ऑपरेट द याच, जो ये वेसल है इसको ऑपरेट करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है, ठीक है। अबाउट नॉर्वे, ठीक है, कैपिटल कहाँ पे है, ओस्लो में, करेंसी इज नॉर्वेजियन क्रोन एंड किंग इज हार्लड वी ऑफ नॉर्वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू मेक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एक कंट्री है जो कि गोल्डन लाइसेंस जो है वो लॉन्च कर रही है। इसका मतलब क्या है, गोल्डन लाइसेंस वो किसको लॉन्च करेगा, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए गोल्डन लाइसेंस होगा। उस लाइसेंस के अंदर बहुत सारी क्या होगी, बहुत सारी छूट होगी, ठीक है, मतलब कि बहुत सारी छूट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, स्ट्रीमलाइंड एक्सेस टू द गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। किसको, फॉरेनर जो कंपनीज़ हैं, जो और देशों की कंपनीज़ हैं उनके लिए,
ताकि क्या कर सके, वो बाहर की फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वो इस बहरीन कंट्री में आ जाए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वहाँ की सरकार को भी हो सकता है। तो ये बहरीन ने किया है, मतलब कि इन्होंने लॉन्च किया है गोल्डन लाइसेंस, ठीक है, ताकि बहुत सारे जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो उनके एरिया में, उनके बहरीन में बहुत सारी कंपनीज़ खोलें, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आए। तो ये सारी की सारी कहानी है, आपने ये पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको सब कुछ इसी में बता दिया है, ठीक है। द लाइसेंस ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फ्रॉम तामकीन एंड द बहरीन डेवलपमेंट बैंक। अबाउट बहरीन के बारे में जानते हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है ऑन द पर्शियन गल्फ एंड कंसिस्टेड ऑफ, इसमें 50 नेचुरल आइलैंड है और 33 इसमें आर्टिफिशियल आइलैंड है, जिसमें से सबसे बड़ा है बहरीन आइलैंड, ठीक है। तब कैपिटल ऑफ बहरीन इज़ मनामा, ठीक है। यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम की है, विद सुन्नी एंड शिया मुस्लिम आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल इन द बहरीन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।